हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस स्पेशल से चैप्टर में। तो आज का जो चैप्टर है आपकी ही बुक बी हाइव से, चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। ओके, तो चलिए जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का और जानते हैं किसके चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पे। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन अ स्टेटमैन? स्टेटमैन क्या है? स्टेटमैन का प्लूरल है। स्टेटमैन का क्या मतलब होता है? अ फेमस पॉलिटिशियन। तो क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो एक पॉलिटिशियन भी रहा हो? आई एम श्योर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको इसका आंसर आता होगा। यस, एपीजे अब्दुल कलाम, हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस science and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002। तो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें हम मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं एंड इनका योगदान तो साइंस में सबको पता है। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जिनका कार्यकाल क्या है, 2002 से लेके 2007 तक रहा है। In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood। देखिए आज के चैप्टर में हमारे कितने सारे जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है एंड उस विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है। देखिए जब वो मिसाइल मैन बने, जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, वो तो सबको पता है कि उन्होंने बड़े होके क्या क्या काम किए, लेकिन हाँ, बहुत कम लोग उनके चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला लड़का एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के कैसे देश का फर्स्ट मैन प्रेसिडेंट बन गया। फिर में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चैप्टर पे आते हैं हम। पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। ओके, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था जो कि रामेश्वरम नाम के एक टाउन आइलैंड में रहते थे। ये कहाँ था? मद्रास में। मद्रास क्या है? इसका erstwhile मतलब पहले इस जगह को मद्रास कहा जाते हैं जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं। My father जैनुलाब्दीन had neither much formal education। तो जो इनके फादर हैं जिनका नाम क्या है, जैनुलाब्दीन, वो तो क्या है, ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ज़्यादा अमीर थे, ठीक है। मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे का मतलब क्या है, वो स्कूल जाके उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को, गरीब होना और एजुकेटेड ना होना को अब्दुल कलाम क्या है, डिसएडवांटेजेस मानते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इन डिसएडवांटेजेस के होते हुए भी उनके पिताजी के अंदर एक इनेट मतलब इनर विजडम थी। वो बड़े दिमाग वाले थे, वो बड़े इंटेलिजेंट थे एंड उनके अंदर एक जेनरियोसिटी ऑफ स्पिरिट थी, मतलब वो एक बहुत ही जेनरियस ह्यूमन बीइंग थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माय मदर आशी अम्मा। तो मेरी मदर, अच्छा जब यहाँ मैं मेरी 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 कह रही हूँ तो वहाँ पे चैप्टर का आई लिखा है ना, तो आई का मतलब मैं का मतलब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी। तो वो कह रहे हैं मेरी मदर का नाम आशी अम्मा, जो कि मेरे फादर को एकदम कॉम्प्लीमेंट करती थी, एकदम परफेक्ट पार्टनर थी उनकी, ठीक है। क्योंकि वो भी उनकी तरह बहुत ही जेनरस थी, क्योंकि वो क्या है, बहुत सारे ज़रूरतमंद गरीब लोगों को अपने घर में खाना खिलाती थी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मेरी माँ रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन हाँ, हमारे घर के जितने भी सदस्य थे उससे ज़्यादा वो लोग, बाहर के लोग हमारे घर में आके खाना खाते थे। Okay, let's move further in the story. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स तो बड़े ही हैंडसम एंड टॉल थे, लेकिन मैं उनका बड़ा सिंपल ऑर्डिनरी लुकिंग बेटा था। और मैं क्या है, अपने बहुत सारे भाई बहनों में से एक था, इन द सेंस उसके पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। वो क्या है, अपने ancestral house क्या होता है, एक घर होता है जिसमें पहले दादाजी रहते हैं, पिताजी रहते हैं, फिर उनके बच्चे रहते हैं और बच्चे, इन द सेंस वो सारे एक ही घर में अपना जीवन एक के बाद
एक व्यतीत करते हैं, तो उसे एंसेस्टर जिसे कहते हैं पुरखों का घर, ठीक है। तो वो उसमें रहते थे जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया था, एंड वो एक पक्का घर था, बहुत ही बड़ा पक्का घर था। अब यहाँ पे स्पेशली पक्का घर क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के ज़्यादातर कच्चे घर होते थे, और ये पक्का हाउस किस चीज़ का बना हुआ था, लाइम, स्टोन एंड ब्रिक का, ठीक है। उस टाइम क्या है, जबकि कच्चे घर क्या है, मड के बने होते थे, ठीक है। उसी तरह इनका घर पक्का था क्योंकि ये लाइमस्टोन एंड ब्रिक से बना था। और इनका घर कहाँ था, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में, ठीक है, मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्टर फादर, वो अपने फादर को ऑस्टर फादर कहते हैं, जो सिंपल बट स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। वो कंफर्ट एंड लग्जरी को फेवर नहीं करते थे, जबकि वो अपने बच्चों को सारा कंफर्ट, जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो सारी उन्होंने उनको मुहैया करवा रखी थी। अब उनके हिसाब से ज़रूरत की क्या चीज़ें थी, फूड था, मेडिसिन था और क्लोथ था, जिसमें उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली, ठीक है। अब्दुल कलाम कहते हैं मेरा बचपन जो है एक बहुत ही सुरक्षित, सिक्योर चाइल्डहुड था। कैसे, मेंटली भी और इमोशनली भी, मटीरियली मतलब कभी उनको कोई कमी नहीं, सुविधाएं, लग्जरी नहीं थी, कंफर्ट नहीं थी, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें थी। और इमोशनली भी, क्योंकि उनके पेरेंट्स, भाई बहन उन्हें बहुत प्यार करते थे। Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, such a sudden demand of tamarind seed erupted in the market. आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था पहले, फिर वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। तो इतने लंबे टाइम तक वो चला। तो वो कहता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब मैं मात्र 8 साल का था, और उस टाइम में समझ नहीं पाया कि अचानक से ये जो इमली के बीजों की इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई है मार्केट में। I used to collect the seeds and sell them to a provision store. Provision store का क्या मतलब होता है, एक किराने की दुकान, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत की सारी छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, उनका घर भी मॉस्क स्ट्रीट में था ना, तो उन्हीं के घर के पास कोई प्रोविजनल स्टोर थी, किराने की दुकान थी, वहाँ पे वो जाके टैमरिंड सीड जो बाहर से कलेक्ट करते थे वहाँ जाके बेच देते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। अच्छा, 1 आना मतलब कितना होता है, एक आना, 1 रुपए में 16 आना होते हैं, तो उन्हें 1 आना मिलता था, तो इसका मतलब 1 रुपए का 16वां भाग, जो कि अब उसको वो प्रिंसली कहते हैं। प्रिंसली का मतलब एक अच्छा अमाउंट, एटलीस्ट एक बच्चे के हिसाब से एक अच्छा अमाउंट था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani उधर का लोकल न्यूज़पेपर था, और वो कहते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम क्या है, जलालुद्दीन है, वो उनको वॉर की स्टोरीज़ के बारे में बताते थे, और बाद में अब्दुल कलाम उन स्टोरीज़ को या उन सुनी हुई बातों को दीनामनी नाम के उस अखबार में हेडलाइंस में ढूंढते थे। आवर एरिया, उनका एरिया कौन सा था, टाउन आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। वो क्या था, बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि वो एक आइलैंड था और दूर सदर्न पार्ट में लोकेटेड था, तो वो आइसोलेटेड था, वॉज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वॉर। वो उधर तक मतलब वॉर का कोई इफेक्ट ही नहीं था। वॉर कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। But soon India was forced to join the Allied forces, and something like a state of emergency was declared. Okay, Allied force क्या होती हैं, the armies of UK, USA and Russian during the Second World War. ठीक है, मतलब एक तरफ से लड़ने वाले जो देश एक साथ थे उन्हें अलाइड कंट्रीज कहते थे। अब क्या है, वो कहते थे इंडिया तो उससे अनइफेक्टेड था, इंडिया में भी मोस्टली सदर्न पार्ट अनइफेक्टेड था, लेकिन वो कहते हैं इंडिया को भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम क्या था, हमारे पे ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने के लिए हमें उनकी तरफ से हमारे सोल्जर्स को लड़ना पड़ा, तो इनडायरेक्टली वी वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट वर्ल्ड वॉर। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, ठीक है।
The first casualty came in the form of a suspension of the train halt at रामेश्वरम. तो जो इस वॉर का फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला उस जगह पे वो ये था कि रामेश्वरम स्टेशन, स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती थी उसका सस्पेंशन मतलब वो रुकना बंद हो गई. द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. धनुषकोडी जो ट्रेन जाती थी, अब क्योंकि ट्रेन में ही न्यूज़पेपर आते थे और न्यूज़पेपर जब ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम पे तो वहाँ पे अनलोड किए जाते थे. अब क्योंकि ट्रेन वहाँ पे रुकना बंद हो गई तो प्रॉब्लम ये हो गई कि न्यूज़पेपर कैसे पहुँचेगा उधर. तो ये डिसाइड किया गया कि उनके बंडल बना के चलती ट्रेन से वो रामेश्वरम में फेंक दिए जाएंगे जब ट्रेन कहाँ रामेश्वरम से धनुषकोडी जा रही हो. दैट फोर्स माई कजिन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, ठीक है, इन रामेश्वरम. जी का जो कज़न था वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था रामेश्वरम में और उसने ही ये बंडल ट्रेन से फेंके. अब उसे एक हेल्प चाहिए थी कि मैं तो बंडल बना के फेंक दूंगा लेकिन उसे कलेक्ट कौन करेगा. तो फेंके हुए बंडलों को उठाने का काम अब्दुल जी को मिल गया, अब्दुल कलाम को मिल गया. तो इससे क्या हुआ, उसके एवज में उन्हें कुछ पैसे मिलते थे. आज 50 साल बीत जाने के बाद भी वो कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है उस दिन के बारे में जब मैंने पहली कमाई करनी शुरू की थी. ओके. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in such a way by figures of authority. तो वो कहते हैं कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो वो अपने एनवायरनमेंट से अपनी जो फिगर ऑफ अथॉरिटी मतलब ऐसे लोगों का उस पर अधिकार जिससे उसकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता हो. तो वो कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर. तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं. तो वो कहते हैं कि मैंने भी अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किए थे जैसे कि आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पेपर में भी पूछी जाती है कि उन्होंने अपने फादर से क्या क्या क्वालिटी इनहेरिट की थी. ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, ये तो एक बात हो जाती है. फिर उन्होंने अपनी मदर से क्या इनहेरिट किया था, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अच्छाई और दयालु. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, इसका मतलब वो 4 भाई और एक बहन थे. तो इसी तरह जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें विरासत में हासिल की थी तो वैसे ही उनके 3 भाई और बहन ने भी यही अपने पेरेंट्स से सीखा था. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अब क्या होता है, गांव में एक स्कूल होता है तो जो हमारे स्कूल के फ्रेंड होते हैं वही हमारे नेबर्स होते हैं, वही हमारे खेलने वाले घर वाले फ्रेंड्स होते हैं. तो इनके चाइल्डहुड में इनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश, ठीक है. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. तो ये तीनों जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, शिव प्रकाश, रामानंद शास्त्री एंड अरविंदन, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे. As children, none of us ever felt any difference among ourselves. और क्योंकि वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके हिंदू या मुसलमान होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी दोस्ती पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ा. Because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Sastri was the son of Pakshi Lakshman Sastri, the highest priest of Rameshwaram temple. ठीक है, जबकि रामेश्वर का जो टेम्पल था रामेश्वरम का, तो वहाँ के जो प्रीस्ट थे पक्षी शास्त्री, तो रामानंद शास्त्री उनका बेटा था. Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. और जैसे वो बड़ा हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने पिताजी की गद्दी संभाली और वो उस रामेश्वरम का टेम्पल का प्रीस्ट बन गया. रामानंद शास्त्री तो अपने पिताजी की जगह पे पंडित बन गया रामेश्वरम टेम्पल का. फिर आती है अरिंदन का. अरिंदम वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट्स फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अब रामेश्वरम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे लोग तीर्थ यात्री के रूप में वहाँ आते थे. तो अरविंदन क्या हो गया,
अरविंदन का ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। जो तीर्थ यात्री आते थे तो उनको लाने ले जाने छोड़ने का काम अरविंदन ने संभाल दिया। फिर क्या आती है, शिव प्रकाशन, जो तीसरा था। शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्दर्न रेलवे। ठीक है, अब सर्दर्न रेलवे मतलब जो ट्रेनें साउथ में जाती थी उन सब में केटरिंग का काम किसने संभाला? शिव प्रकाशन ने। ठीक है, ट्रेन में खाना मिलता है ना, तो वहां पे कोई केटर सप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था? शिव प्रकाशन। ओके। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana एंड फ्रॉम द ओके, तो हर साल ये एक सेरेमनी की जाती है हिंदुओं द्वारा। किसकी? श्री सीताराम कल्याणम, मतलब भगवान राम और सीता मैया की शादी की जाती है। तो यहाँ पे इनके फैमिली का क्या रोल होता है? अब्दुल कलाम की, क्योंकि वो उस टाउन आइलैंड ऑफ रामेश्वरम में रहते थे, तो किनारे से वो इस टाइम क्या उनकी फैमिली स्पेशल बोट्स बनाती थी जो जिसका काम था कि वहाँ किनारे पे जाके तीर्थ यात्रियों को और राम एंड सीता के आइडल मतलब मूर्तियों को अपने बोट में बिठा के वो पौंड के उस रामेश्वरम के आइलैंड के बीचों बीच लाके वहां पे वो पूजा परफॉर्म की जाती थी। तो देखिए ये मुस्लिम फैमिली थी, बट स्टिल हाउ एंथुजियास्टिकली दे टेक पार्ट इन द हिंदू सेरेमनी। ठीक है, वो मतलब ऐसा उस सेरेमनी में हेल्प करते थे। Events from the Ramayana and life from the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि हम सारे बच्चों को हमारी माँ एंड हमारी दादी ग्रैंड मदर क्या है बेड टाइम स्टोरीज सुनाती थी हमें, रामायण के बारे में और प्रोफेट्स पैगंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ हम बच्चों के मन में भरेंगे बच्चे वैसे ही बड़े होंगे। बच्चों के मन में हम गलत बातें भरेंगे तो बच्चे गलत चीज़ें ही सीखेंगे आगे। तो अब्दुल कलाम के घर में हमेशा मतलब मम्मी और दादी उनकी कहानियाँ सुनाती थी हर किसी के बारे में, रामायण के बारे में भी, रामायण की चौपाइयाँ तो नहीं कह सकते लेकिन जो कहानियाँ वहाँ से इंस्पिरेशनल होती थी वो, और पैगंबर के बारे में भी उन्हें बताती थी। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि अब्दुल कलाम को देख के हमें कभी लगा ही नहीं कि क्या वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर हमें उनका नाम ना पता हो, उनके साथ उनका नाम अगर हटा दिया जाए तो कोई ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस चीज से धर्म ये कास्ट वगैरह से सब बहुत ऊपर उठ चुके थे। तभी तो उनकी एक स्पेशल जगह थी सोसाइटी में। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, elementary का मतलब क्या होता है? Primary school. A new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Sastri, who wore a जनेऊ in his body indicating him as a Brahmin. तो अब्दुल कलाम अपने एक स्कूल के किस्से के बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे थे और अपने गांव के एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उनमें एक नए टीचर आए थे। अब क्योंकि ये मुस्लिम थे, ये एक वाइट कलर की कैप पहनते थे जिससे पता चलता है कि ये मुस्लिम है। लोगों को आपने देखा होगा ना, मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो स्पेशली इस टोपी को पहनते हैं, तो वो भी पहनते थे और उस टोपी को पहन के वो अपने उन 3 ब्राह्मण दोस्तों के साथ फ्रंट रो में बैठा करते थे। ये तो टोपी पहनते थे, बट इनके वो 3 दोस्त जो कि एकदम कट्टर हिंदू थे, वो अपने शरीर पे जनेऊ धारण करते थे। तो इनके टीचर ने देखा और कैसे इनके साथ बिहेव किया। सेक्रेड मतलब होता है प्योर थ्रेड, मतलब पवित्र धागा, जिसे जनेऊ कहते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक का मतलब डाइजेस्ट अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट। अब जैसे कि उस टाइम तो ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता था सोशल रैंकिंग को, हिंदू ब्राह्मण ये धर्म के नाम पे, प्लस उसके बाद हिंदू में ही ब्राह्मण वैश्य शूद्र वगैरह। तो उस टीचर को बिल्कुल भी ये
बात हजम नहीं हुई कि ये हिंदुओं के बच्चे, ब्राह्मण के बच्चे कैसे एक मुस्लिम बच्चे के साथ बैठे हुए हैं। तो आई वाज आस्क्ड, मतलब उस टीचर ने मुझे कहा कि जाओ तुम पीछे जाके, पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाओ, लास्ट वाले। और वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत बुरा लगा, एंड मुझे ही क्या, मेरा जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री है, उसे भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, डाउनकास्ट मीन्स ही लुक्ड सैड एंड डिप्रेस्ड as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे उस दोस्त के आंखों में लगभग आंसू आ गए हैं, क्योंकि मैं उसके सामने से हटा के पीछे बिठा दिया गया था। और ये देख के मुझे, मतलब मेरे दोस्त की ये हालत मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। इस वाक़ये ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव किया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड, और जैसे ही छुट्टी हुई उसके बाद सब अपने अपने घर गए और सबने अपने अपने घर में अप जो स्कूल में हुआ वो सब बताया। अगले दिन रामानंद शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है, मतलब रामानंद शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को घर पे बुलाया और उन्हें बहुत डांटा और उन्हें बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने उनको कहा कि तुम बच्चों के मन, कोमल मन में ये गलत भावनाएं, इनइक्वालिटी की भावनाएं भर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। या तो तुम बच्चों से माफ़ी मांगो, या तो इस आइलैंड को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। और उस टीचर ने हमसे माफ़ी मांगी और अपने रवैये को हमेशा के लिए बदल दिया। वो कहते हैं ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम। तो जो रामेश्वरम था आइलैंड, वो बहुत बड़ा नहीं था। उस एक जगह में ही लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने स्टेटस और कास्ट के हिसाब से अलग अलग ग्रुपिंग में रहते थे, ठीक है। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, तो उनके साइंस टीचर जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो भी एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण थे, वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी। वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, मतलब वो तो जैसे मुस्लिम से बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस थी, उनके खिलाफ थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। तो लेकिन जो उनके वो जो साइंस टीचर थे वो बहुत ही लिबरल माइंड के थे। वो चाहते थे लोग अपनी बैरियर्स को तोड़ें और आपस में मिलजुल कर रहें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सोसाइटी। तो वो कहते थे कि मेरे साइंस टीचर जो थे बहुत ही लिबरल माइंडेड थे, और वो मेरे साथ घंटों बिताते थे, और वो मुझे हमेशा कहते थे, मोटिवेट करते थे कि कलाम, तुम्हें इन हाई सोसाइटी लोगों के साथ, हाईली एजुकेटेड लोगों के जो कि बिग सिटी में रहते हैं, इनके बराबर बनना है, इनके साथ उठना बैठना है, ठीक है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और वो तो इस बात से ही इतनी नाराज़ हो गई कि कैसे उसके पवित्र घर में एक मुस्लिम बॉय को बुलाकर किचन में खाना खिलाया जाए। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने मुझे खाना परोसने से इनकार कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड। वो अपनी वाइफ के इस बिहेवियर से ना तो गुस्सा हुए और ना ही परेशान हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड। अब्दुल कलाम कहते हैं उनकी वाइफ ने तो मुझे खाना परोसने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे जो साइंस टीचर थे उन्होंने बिल्कुल भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे किचन में बिठा के खाना खिलाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और वो क्या है, किचन डोर के पीछे से खड़े होके हमको देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और वो कहता है मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब अब्दुल कह रहे थे कि पता नहीं वो क्या नोटिस कर रही थी कि खाने खाने का तरीका और हमारे खाने का तरीका, मेरा पानी पीना क्या उनसे किस तरह से डिफरेंट है।
When I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me join him for dinner again the next weekend. Okay, अपनी वाइफ का ये रवैया देख के भी मैं हैरान था कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीकेंड फिर खाने पे इनवाइट किया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. ठीक है? When I visited his house next time, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. और जब उन्होंने देखा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, हेजिटेंट हो रहा हूँ नेक्स्ट टाइम इनविटेशन स्वीकार करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि परेशान मत हो, अपसेट मत हो. जब तुमने एक बार डिसाइड कर लिया है कि तुम सोसाइटी में चेंज लाओगे, तो इस तरह की प्रॉब्लमें तुम्हारे सामने आती रहेंगी. तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उनके घर गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि इस टाइम शिवा सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी, उन्होंने मुझे खुद किचन में ले जाके अपने हाथों से खाना खिलाया. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent means sure. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम. ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई एंड अब इंडिया की फ्रीडम जो है वो निश्चित थी, और गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने देश में अपना कानून बनाएंगे, हम अपने देश को अपने हिसाब से बनाएंगे. ठीक है, और सारा देश एक आज़ादी की खुशी मना रहा था, उत्साह में व्यस्त था. एंड कहते हैं उसी टाइम मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि अब उनकी जो रामेश्वरम की स्टडीज़ थी वो पूरी हो चुकी थी, और फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्हें कहाँ जाना था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम. पहले वो रामेश्वरम में रहते थे, अब रामनाथपुरम जहाँ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ जाके वो पढ़ाई करना चाहते थे. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड. और उन्होंने, जब मैं उनसे परमिशन लेने गया तो उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो ज़ोर से सोच रहे हों, जैसे कि वो अपने मन में सोच रहे हो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा. अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. मतलब अगर तुम्हें लाइफ में प्रोग्रेस करना है, बड़ा आदमी बनना है, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा. इसको वो किस एग्जाम्पल से समझाते हैं, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट. मतलब वो सीगल या कोई भी बर्ड अपने घोंसले को उसे छोड़ के जाना पड़ता है, कहाँ, दूर, बहुत दूर, सन के नज़दीक. क्यों? क्योंकि उसे उड़ना सीखना है, उसे इंडिपेंडेंस होना सीखना है. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. अब एज ऑल मदर्स, अब्दुल कलाम की मदर भी बहुत मतलब परेशान हो रही थी, चिंता कर रही थी कि अरे अब, क्योंकि वो कभी अपनी माँ से अलग होके नहीं रहा था, इसलिए उसकी माँ चिंता कर रही थी. लेकिन उनके फादर खलील गिब्रान की एक लाइन को याद करते हुए उनकी मदर को समझाते हैं. क्या समझाते हैं? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ बिलोंगिंग फॉर इटसेल्फ. वो कहते हैं ये बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये भले ही तुम से पैदा हुए हैं, तुम्हारे द्वारा इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो लाइफ के बच्चे हैं. ठीक है, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो लाइफ के बच्चे हैं. बट नॉट फ्रॉम यू, दे हैव कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो तुम्हारे द्वारा आए हैं बट तुमसे नहीं आए हैं. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. तुम उन्हें अपना प्यार, अफेक्शन तो दे सकते हो, लेकिन तुम उन पे अपनी सोच नहीं थोप सकते, तुम उनकी सोच नहीं बन सकते. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, और हर किसी को अपने विचार से लाइफ जीने की आज़ादी होनी चाहिए. तो देखिए, इसको लिखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम खुद हैं. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. ओके, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है. इस स्टोरी को पढ़ के हमें कैसे पता चलता है कि उनका चाइल्डहुड किसी भी दूसरे बच्चे की तरह एक नॉर्मल चाइल्डहुड था, लेकिन कैसे वो इस चीज़ से उठ के कैसे वो मिसाइल मैन बने और देश के 11th प्रेसिडेंट बने. ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.